जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप प्रयाग स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रयाग क्लासेज में। और आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरह से पढ़ रहे होंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे क्या के बारे में, फिजिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। कल जब हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे बेटा जी न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, यानी नाभिकीय भौतिकी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और नाभिकीय भौतिकी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जब इस अध्याय की हम लोग बात कर रहे थे तो हमने शुरुआत की थी बेटा जी कैसे? परमाणु से। कैसे बात की थी? परमाणु से शुरुआत की थी और परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हुए हम लोग आगे बढ़े थे। और आगे बढ़ के हम लोगों ने बात की थी कि परमाणु होता क्या है और परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अपने क्या क्या मत प्रस्तुत किए। जब उन मतों की बात की तो उन मतों को ही बोला जाता है परमाणु मॉडल। उन जो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे उन विचारों को ही बोला जाता है बेटा जी परमाणु मॉडल। अब आप कहोगे कि भैया जब उन्हें परमाणु मॉडल बोला जाता है तो किस किस वैज्ञानिक ने किस प्रकार से परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए? तो लास्ट क्लास में हमने सभी वैज्ञानिकों द्वारा अपने दिए गए मतों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी डाल्टन के बारे में। डाल्टन के बाद में हम आगे बढ़े थे तो हमने बात की थी थॉमसन के बारे में। थॉमसन का भी मत जब फेल हो गया तो हमने बात की रदरफोर्ड के बारे में। जब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई तो उन कमियों को दूर किया बेटा किसने? नील्स बोर ने। किसने किया था? नील्स बोर ने दूर किया और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत कर दिया। जब बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो बोर ने बताया था, बोर ने क्या बताया था जी? बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ उन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं जिनका संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। इस प्रकार से जब हम बात करते आ रहे थे तो हमने देखा कि जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल था वो लगभग हर कंडीशन में क्या था बेटा जी? सही था। लेकिन उसके बाद एक और नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था सोमरफेल्ड। उन्होंने अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल को भी क्या माना जाता है? सही माना जाता है। लेकिन सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे जो कार्यकारी मॉडल होता है वो मॉडल होता है बेटा जी अपना बोर का परमाणु मॉडल। और जब बोर के परमाणु मॉडल को हम पढ़ते हैं, बोर के परमाणु मॉडल को हम अपने लेवल तक अगर सही मानते हैं तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं जी? इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे होंगे, भाई ये मेरे पास में क्या है बेटा जी? ये मेरे पास में क्या मान लिया मैंने? एक एटम है। इसके अंदर ये क्या है बेटा जी? नाभिक है जिसमें कौन बैठे होंगे? प्रोटॉन बैठे होंगे और न्यूट्रॉन बैठे होंगे। और इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में क्या कर रहे होंगे? गति कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बेटा जी? कुछ निश्चित वृत्ताकार उन कक्षाओं में, निश्चित भी उन वृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहे होंगे जो ऊर्जा का ह्रास नहीं करवाती, अर्थात जिनका संवेग h/2 का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। आ रही बात समझ में? जब इतनी सी बात कर ली तो बेटा जी एक बात सोच के देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति कर रहा है, इस कक्षा में, अब इसमें से पूछ क्या सकता है? इसमें से पूछ सकता है इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? इस बारे में पूछ सकता है। हमें क्या पूछ सकता है? कक्षा की, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा? क्या पूछेगा बेटा जी? इलेक्ट्रॉन का वेग कितना पूछ सकता है।
और क्या पूछ सकता है इसमें से, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की सदी ऊर्जा क्या होगी, उस ऊर्जा के व्यंजक को भी वो हमसे ज्ञात करवा सकता है। और ध्यान रखना, कई बच्चों के बार बार कमेंट आती है कि सर जी इंपोर्टेंट बता दिया करो, इंपोर्टेंट बता दिया करो। बेटा मैं बार बार बताता तो हूँ, हर चैप्टर में लगभग इंपोर्टेंट जो पॉइंट होता है उसे आपके जो पेपर के हिसाब से है उसे मैं बताता हूँ। जैसे मैंने इस चैप्टर में भी बताया था कि बोर का मॉडल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, और बोर के मॉडल से क्वेश्चन आना ही आना है, ये चीज ध्यान रखना। बोर के मॉडल से क्वेश्चन आना ही आना है, और आज भी हम लोग बात जो करेंगे वो काय पे करेंगे, बोर के मॉडल से ही करेंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो चीजें हमने देखी थी ये कहाँ देखी थी, ये सभी बोर के मॉडल में देखी थी। तो बोर का परमाणु मॉडल और उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी काय में आती है, इस अध्याय में मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती है। क्लियर है इतनी सी बात? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत अगर हो तो बोल सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो आज हम बात कर लेते हैं बेटा काय के बारे में। आज हम बात कर लेते हैं बेटा जी बोर के परमाणु मॉडल से संबंधित इन बेहतरीन परिभाषाओं और इनकी व्युत्पत्तियों के बारे में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग हो जाएगी बोर के सिद्धांत द्वारा। देखिए अगली अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी बेटा जी, अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी देखिए बेटा जी ये हो जाएगा बोर के परमाणु मॉडल द्वारा, परमाणु मॉडल द्वारा, बोर के परमाणु मॉडल द्वारा इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्या या कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या और क्या क्या काय की गणना करनी है जी, कक्षा की त्रिज्या की करनी है और काय की करनी है, इलेक्ट्रॉनों के वेग, इलेक्ट्रॉनों के वेग व और तीसरा क्या हो जाएगा जी, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। आई के बारे में क्या, वह इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की गणना, ऊर्जा की गणना। इन तीन चीजों की आज हमें क्या करनी है बेटा, मुख्य तौर पर गणनाएं करनी है। ठीक है, चलिए तब यहां से अगर मैं देखूं तो क्या कंडीशन आएगी उस कंडीशन को समझें। मैं ये कह रहा हूं बेटा जी ये आपके पास में एक नाभिक है, ये क्या है बेटा जी आपके पास एक नाभिक है, और इस नाभिक में अगर मैं देखूं, इस नाभिक में अगर मैं देखूं बेटा तो क्या कंडीशन बन के आएगी, आपने कहा सर जी इस नाभिक में, इस नाभिक के चारों तरफ, इस नाभिक में, इस नाभिक के चारों तरफ इस प्रकार से देखिएगा, ये जो कक्षा है ये ध्यान रखना परमाणु नहीं है, ये परमाणु नहीं है, ये क्या है जी, ये है सर जी अपने पास में इलेक्ट्रॉनों की कक्षा। तो इस कक्षा में कौन गति कर रहे होंगे, आपने कहा सर जी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हो। जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति कर रहे होंगे तो मैं कहूंगा यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी इसे क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था वो कैसे गति कर रहा था जी, ऐसे करके और कितने v वेग से ये क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। तो जब ये इस प्रकार से गति कर रहा होगा तो इस गति के बारे में ध्यान रखना, ये क्या अपने पास में नाभिक है, इसमें कौन बैठा है, प्रोटॉन बैठा है और न्यूट्रॉन बैठा है। अब मेरी बात सुने,
तो सबसे पहले तो मुझे क्या देखनी है, मुझे देखनी है इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। मुझे देखना है जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है। और जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो वेग करते समय, गति करते समय कितनी ऊर्जा निष्कासित करेगा या ऊर्जा की गणना भी हमें करनी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैं यहां से कह सकता हूं बेटा जी, मैं क्या कहूंगा बेटा यहां से, मैंने कहा माना, मैंने क्या कह दिया बेटा जी, मैंने कह दिया माना क्या कहूंगा बेटा, हाइड्रोजन सदृश सदृश का मतलब होता है के समान। सदृश का मतलब क्या होता है, के समान। तो हाइड्रोजन के समान ऐसे कह सकते हैं। समान परमाणु में, और परमाणु में कौन जी, परमाणु में जी इलेक्ट्रॉन। परमाणु में कौन बेटा, इलेक्ट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर कम, मेरे पास नहीं था भी, दीपू के पास, मेरे पास ना है, दीपू के पास था भी, दीपू के पास है यार। क्या है जी, वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है बेटा, वृत्तीय पथ पर कितने वेग से, v वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है, v वेग से क्या है बेटा जी, गतिमान है। जब v वेग से गतिमान है तो मैं कह सकता हूं बोर के अनुसार, आई के अनुसार, बोर के अनुसार क्या हो जाएगा जी, आपने कहा जी बोर के अनुसार इस इलेक्ट्रॉन को भाई, बोर के अनुसार ये वाला जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को जो अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा। देखो इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशित है। इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा जी, ऋणावेशित है। और नाभिक में कौन बैठा है, प्रोटॉन अर्थात धनावेश। तो धनावेश ऋणावेश को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा। तो जो अभिकेंद्र बल दे रहा होगा, मैं कह रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल कैसे मिल रहा होगा, वैद्युत बल, अभिकेंद्र बल वैद्युत बल से प्राप्त हो रहा होगा। ठीक है बेटा, जो यहां से अगर देखें इस इलेक्ट्रॉन को जो अभिकेंद्र बल प्राप्त हो रहा है वो क्या कर रहा है बेटा जी, कैसे, वैद्युत बल से प्राप्त हो रहा है। अब यहां से आप मेरी बात सुने, 11वीं क्लास में बेटा हमने एक चीज पढ़ी थी कि अभिकेंद्र बल काय के बराबर होता है। तो अभिकेंद्र बल का अगर हम देखते थे तो F बराबर निकल के आता था mv²/r। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या है बेटा जी अपने पास, mv²/r। और आप लोगों को पता है कि विद्युत बल की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा सर जी होता है 1/4πε0। भाई दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम से कितना आता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं क्या कह सकता हूं जी, मैं कह सकता हूं आप लोगों से, क्या कह सकता हूं, देखिए मैं आप लोगों से यहां पे कह सकता हूं, देखिए तो क्या निकल के आएगा, मैं कहूंगा अतः क्या जी, अभिकेंद्र बल जो है, अभिकेंद्र बल बराबर क्या होगा जी, बराबर होगा विद्युत बल की। आई के बेटा जी, विद्युत बल के बराबर होगा। अभिकेंद्र बल क्या के बराबर हो जाएगा बेटा, विद्युत बल के बराबर हो जाएगा। और जब अभिकेंद्र बल विद्युत बल के बराबर हो जाएगा
तो कंडीशन क्या निकल के आएगी? आप कहेंगे सर जी कंडीशन निकल के आएगी हमारे पास अभिकेंद्र बल होता है कितना? mv²/r। अरे वहीं पे यार, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, नीचे होगी। अरे यार वही बात करेंगे, मेरे पास नहीं है, बाइक की चाबी नीचे ही होगी। यहां से देखें, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं क्या कह सकता हूं? अभिकेंद्र बल होगा अपने पास कितना होगा? ये होगा सर जी mv², कितना हो जाएगा बेटा जी? ये होगा अपने पास में mv²/r बराबर निकल के आएगा 1/4πε0। और यहां से देखना आप Q1 Q2, Q1 Q2 का मतलब है आवेश, Q1 Q2 का मतलब है दोनों आवेश। अब यहां से देखना Q1 तो क्या हो जाएगा बेटा? Q1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये होता है, और Q2 क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटॉनों का आवेश। का आवेश? प्रोटॉनों का आवेश। अब मेरी बात सुनना, यहां तो एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं ई कर दिया, लेकिन क्या यहां पर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है? भाई यहां तो प्रोटॉन का मतलब क्या है? प्रोटॉन होंगे उतने जितना इसका परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक को मैं कह दूं 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, तो मैं 5 ई करूंगा कि नहीं? अगर मैं कह दूं 50 है तो मैं क्या कर दूंगा? 50 ही। बात सुनना गौर से, मैं ये कह रहा हूं कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 5 है, तो उसमें धनावेश कितना हो जाएगा? 5 ई हो जाएगा कि नहीं? और मैं कह दूं कि नहीं जी परमाणु में 50 प्रोटॉन है, तो उसका धनावेश कितना हो जाएगा? 50 ही हो जाएगा। और यहाँ जो 5 है ना, ये वाला जो 5 है, ये वाला 5, ये क्या है? परमाणु क्रमांक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उस तत्व में प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या मैं इस 5 को मैं Ze नहीं कर सकता? Z बोले तो परमाणु क्रमांक। अब आई कि नहीं बात समझ में? तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे कर सकता हूँ E इंटू में कितना हो जाएगा बेटा? Ze अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन में r² हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा? r² हो जाएगा। क्लियर है? बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो, यहां से r से एक r गया तो कितना आएगा अपने पास निकल के? अपने पास निकल के आएगा सर जी mv² बराबर आएगा Ze²। भाई ई इंटू ई में कितना हो जाएगा? Ze²। बट्टे में कितना होगा? बट्टे में आएगा 4πε0 इंटू में r। mv² बराबर कितना आया बेटा? 4πε0, सॉरी mv² बराबर आया Ze² अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? Ze² अपॉन में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 4πε0 r। क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब एक बात उठाना बेटा गौर से, मैं ये कह रहा हूं अगर इतनी सी कंडीशन आई तो मैं इसको अगर कह दूं कि सर जी मैं इसे mv²/r ये हो गया। अच्छा यहां से एक चीज देख लूं, एक चीज मैं क्या देख लूं? मैं देख लूं बोर के क्वांटम मॉडल, बोर के क्वांटम को गोली मारो, बोर के मॉडल से। और बोर के मॉडल में हमने पढ़ा था कि संवेग क्या होता है? संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि सर जी mv² नहीं, कितना होता है संवेग? क्या होता है? mvr इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? nh/2π होता है। nh अपॉन क्या होता है बेटा जी? 2π होता है। और मैं इसका क्या कर दूं? वर्ग कर दूं। मैं क्या कर दूं? वर्ग कर दूं। देखना गौर से, वर्ग करने पर, वर्ग क्यों किया है पता है? क्योंकि यहाँ v² है बेटा और यहाँ ओनली v है,
तो मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, वर्ग कर रहा हूं। मैं इसका अगर वर्ग करूंगा तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, आप कहेंगे सर कंडीशन निकल के आएगी एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टे में 4 पाई स्क्वायर। इसको तो मान लो बेटा समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो अपन समीकरण नंबर, क्या मान लेते हैं बेटा, समीकरण नंबर 2 मान लिया। जैसे ही मैंने इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 माना, अब देखना यहां से m से एक m कट जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर, यहां r बच जाएगा कि नहीं, m को एक को उधर ले जाएंगे। तो मैं एक काम कर लूं, मैं क्या कह दूं बेटा, समीकरण 2 में कैसे बात कर दूं, समीकरण 1 से भाग कर दूंगा। समीकरण 2 में क्या कर दूं, मैं समीकरण 1 से भाग कर दूं। जैसे ही मैं भाग करूंगा तो एक बार इसको नोट कर, चलो मैं यहां कर देता हूं। देखिए मैं इसको अगर करूं तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, मैं इसे क्या कह सकता हूं बेटा, देखो मैं अगर करूं इसमें इसका भाग करना है तो इधर कितना है, इधर है जी एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है जी एम वी स्क्वायर बराबर में आ जाओ बेटा, ये कितना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई में इस संख्या को क्या कर दो, इस संख्या को पलट दो, कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा जेड ई स्क्वायर आएगा कि नहीं। अब काटा पीटी मचाओ, देखो ध्यान से देखना, काटा पीटी अगर मचाऊं मैं तो कैसे मचाऊंगा, देखो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, एक एम से एम गया, इधर काटा पीटी करो 4 से 4 गया, एक पाई से पाई गया और कुछ जा रहा है, एक आर से एक आर गया और काटा पीटी बचाओ, कुछ बचा क्या, नहीं जी, इधर तो बच गया ओनली आर, इधर तो क्या बच गया बेटा जी, ओनली आर बच गया। क्या बच गया अपने पास, इधर आर बच गया, इधर तो क्या बचा है अपने पास, आर बचा है। बराबर में देखें, बराबर में अगर मैं बात करूं तो बराबर में मैं अगर बात करूंगा तो कितना आएगा बेटा, तो आप कहेंगे सर जी इधर आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर है ना एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा जेड ई स्क्वायर आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा, डिवाइडेड बाई कितना आएगा पाई जेड ई स्क्वायर, कितना आएगा पाई जेड ई स्क्वायर। अरे ये बचा ना पाई, इधर देखें, देखो गौर से देखो, अरे इधर एक एम भी तो होता है, एम को उधर ले जाएंगे, इधर आर बराबर ऊपर बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, भाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एक बचा ऊपर एप्सिलॉन नॉट। अब इधर देखें, इधर क्या है पाई, एम को इधर ले जाएंगे तो एम जेड ई स्क्वायर, ये क्या बचेगा बेटा आपके पास में, ये बचेगा सर जी हमारे पास में त्रिज्या का फॉर्मूला। क्या बच जाएगा हमारे पास में, त्रिज्या का फॉर्मूला बच जाएगा। क्या बच जाएगा बेटा जी, त्रिज्या का फॉर्मूला अपने पास ये निकल के आए। तो हमने देखा कि जो नाभिक की त्रिज्या है उसको हम इस प्रकार से नाभिक की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। क्या की गणना कर सकते हैं बेटा, नाभिक की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। एक बार इसको नोट डाउन करो, करो जल्दी। हो गया बेटा, चलिए अब मैं बात करता हूं, अब मैं क्या की बात करूंगा बेटा, अब मैं बात करूंगा आपकी वेग के बारे में। क्या के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, मैं वेग के बारे में बात कर रहा हूँ।
काई के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ बेटा वेग के बारे में। देखिए यहां से आगे कंडीशन देखूं, तो आगे कंडीशन अगर मैं देखूं तो मैं इसी में नोट तो कर लिया होगा सभी ने। आपने कहा जी बिल्कुल कर लिया सर। आपने क्या कह दिया सर जी? बिल्कुल कर लिया हम लोगों ने। जब नोट कर ही लिया है तो आगे बात करते हैं बेटा। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूँ आगे काय के बारे में। आगे मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनों के काय के बारे में बेटा, इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनों का वेग। काय के बारे में बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनों के वेग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉनों के वेग की अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी? हमने पढ़ा था सर जी, हमने पढ़ा था काय का बेटा, बोर के क्वांटम सिद्धांत से, बोर के क्वांटम सिद्धांत से या बोर के परमाणु मॉडल से अगर मैं बात करूं, तो बोर के परमाणु मॉडल से अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं सर जी? कि एमवीआर बराबर होता है NH/2 पाई। क्या होता है बेटा जी? एमवीआर बराबर NH/2 पाई। यहां से अगर मैं देखूंगा तो यहां से V बराबर कितना आएगा? आप कहेंगे सर जी V बराबर निकल के आएगा अपने पास, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर NH अपॉन कितना हो जाएगा? 2 पाई M और ये हो जाएगा 1/R। बट्टे में तो R आएगा। और R की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। R की वैल्यू बेटा जी अभी हम लोगों ने ज्ञात की थी। क्या ज्ञात की थी? आपने कहा सर जी M की वैल्यू R की वैल्यू हमारे पास हो रही N²H² कितनी है बेटा? तो इसको अगर मैं देखूं तो अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे सर जी V बराबर क्या कहेंगे? हम कह रहे होंगे सर जी, हम कह रहे होंगे यहां से क्या कह रहे होंगे कि V बराबर ये हो जाएगा NH/2 पाई M इंटू 1/में R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा N²H² ε0 डिवाइडेड बाई कितना है बेटा? पाई M ZE², पाई M ZE²। ये काय की वैल्यू निकाली थी अभी हमने? ये सर जी हमने R की वैल्यू R की जगह पर रख दिया। अब काटा पीटी मचाओ बेटा। देखो यहां से काटा पीटी अगर मैं मचाऊं तो क्या मचाऊंगा मैं कहूंगा सर जी एक N से एक N गया, एक H से एक H गया, एक M से एक M गया, और क्या जा रहा है? देखो कुछ जा रहा है, पाई से पाई गया। और मतलब काटापीटी कुछ मच रही हो तो कुछ मच रही है? अब नहीं मच रही सर जी, जो कटना पिटना था वो कट पिट गया। अब कट पिट गया तो यहां से बेटा जो V निकल के आएगा, जो क्या निकल के आएगा बेटा अपने पास? V निकल के आएगा। जो V निकल के आएगा, वेलोसिटी निकल के आएगी, वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर जी वेलोसिटी हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा ZE² प्रिसीशन क्या है? तो कितना आएगा? ZE² डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 2 NH/0। तो कितना हो जाएगा? 2 NH/0, 2 NH/0। ये क्या हो जाएगा बेटा जी? इलेक्ट्रॉनों का वेग निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? इलेक्ट्रॉनों का वेग निकल के आएगा। हाँ बोल दो रे, आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो बेटा मैं बात कर रहा था काय के बारे में, मैं बात कर रहा था यहां से आपसे। सबसे पहले मैंने काय की बात की, मैंने बात की बेटा जी बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर।
कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनों का वेग और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। जब इस बारे में बात की तो हमने देखा कि जी अभिकेंद्र बल जो होता है वो विद्युत बल के बराबर होता है। यहां से मैंने देखा तो मेरे पास जो त्रिज्या निकल के आई वो कितनी आई, मेरे पास त्रिज्या निकल के आ गई सर जी अपनी, कितनी आ गई, ये निकल के आई सर जी आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। जैसे ही मैंने त्रिज्या देखी तो मैंने क्या देखा, फिर मैंने देखा जी इलेक्ट्रॉनों का वेग, और इलेक्ट्रॉनों के वेग को अगर मैं देखूं तो बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि जो संवेग होता है, जो संवेग होता है वो क्या होता है, h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो मैं यहां से कहूंगा mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। हाँ बोल दो जल्दी से, हाँ बोल दो, आई बात समझ में? आपने कहा सर जी बिल्कुल आ गई, मस्त तरीके से समझ में आया। जब जैसे ही मस्त तरीके से समझ में आया तो अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था जी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। तो अगला पॉइंट जो होगा अपना, अगला पॉइंट जो होना है बेटा वो क्या होना है, वो होना है सर जी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। तो हम काय के बारे में बात कर रहे होंगे, अब हम बात कर रहे होंगे सर जी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में, काय के बारे में बात कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। चलिए तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, अगला पॉइंट हो जाएगा सर जी इलेक्ट्रॉनों की, काय की बेटा जी, इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में हम लोग क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आप सभी जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है, कुल ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर हो। भाई गतिशील अवस्था में कितनी ऊर्जा है प्लस स्थितिज ऊर्जा में कितनी ऊर्जा है, इन दोनों ऊर्जाओं के संयोग को ही तो क्या बोला जाता है, कुल ऊर्जा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुल ऊर्जा बोला जाता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा जी, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि कुल ऊर्जा, कुल, मैं कहूंगा यहां से बेटा कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा हुआ, कुल ऊर्जा गतिज, गतिज ऊर्जा हुआ, ऊर्जा हुआ स्थितिज ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा के, ऊर्जा के योग के बराबर होती है, ऊर्जा के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। तो यहां से अगर मैं कहूं तो सर जी जो एनर्जी होगी ई, सर जी जो ई होगी वो काय के बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है आपकी कुल ऊर्जा। अब यहां से अगर देखें तो मैं अगर यहां से कहूं, सबसे पहले मैं बात कर लूं काय की बेटा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, के बराबर क्या होता है। याद करो 11th क्लास में गतिज ऊर्जा का सूत्र होता था बेटा 1/2 mv², 1/2 क्या बेटा, 1/2 mv²। तो मैं यहां से अगर देखूं तो के बराबर कितना होता है, 1/2 mv²। आप कहेंगे सर जी v की वैल्यू तो ये रही, v की वैल्यू तो ये रही, उठा के रखो, जैसे ही मैं रखूंगा, जैसे ही मैं इसको रखूंगा तो यहां से काइनेटिक एनर्जी बराबर निकल के आएगी 1/2 m इंटू में v रहा था, v कितना है z² अपॉन हो जाएगा बेटा 2nh एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर देखूंगा तो आप कहेंगे के बराबर ये आएगा 1/2 m इंटू में इसका स्क्वायर करें तो z² e टू दी पावर 4
स्क्वायर का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा, घात 4 बट्टे में देखो 2 का वर्ग 4, n का वर्ग n स्क्वायर, h का वर्ग h स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का वर्ग एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। क्लियर, आ रही है बात समझ में? तो यहां से अगर मैं देखूं तो कितना निकल के आएगा, देखो कुछ काटा पीटी हो रही है क्या, कुछ काटा पीटी हो रही है क्या? आपने कहा सर जी काटा पीटी तो कुछ नहीं हो रही, काटा पीटी तो कुछ नहीं हो रही है। इसको रखने की बजाय एक काम कर लो ना, काहे इतना लगा रही हो दिमाग। देखो एक काम करो, मैं भी बताता हूं। देखो यहां से k बराबर 1/2। अब यहां से देखना, आयो एम बी स्क्वायर कहां है, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। भाई एम बी स्क्वायर काय के बराबर था, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर था। तो क्या मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता बेटा, कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो यहां से एम बी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो वो मैंने क्या कर दिया बेटा, वो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से रख दिया, वो मैंने बेटा जी यहाँ पे इस प्रकार से क्या कर दिया, रख दिया। आ रही है बात समझ में? आपने कहा जी बिल्कुल आ रही है, आपने क्या कह दिया बेटा जी, बिल्कुल हमारी समझ में ये आ रही है, एम बी स्क्वायर की जगह पे रखा। तो यहां से अगर मैं करूं तो ये बेटा जी के बराबर अपने पास निकल के आएगा, ये हो जाएगा बेटा जी जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। कितना हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा अपने पास की का मान। हाँ जी बेटा, तो हमने क्या देखी, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आई, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर निकल के आई। आगे देखें बेटा, अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूं, क्या बात कर लूं बेटा जी, मैं बात कर लूं आपकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में, क्या के बारे में बात कर रहा हूं मैं, स्थितिज ऊर्जा यानी यू के बारे में। और यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद करो, जब हमने पहला अध्याय पढ़ा था विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था कि स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, अपॉन में क्या आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर देखूंगा, यहां से अगर मैं देखूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह पे क्या जी, Q1 की जगह पे कर देंगे हम माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इनटू में क्या प्रोटॉन का आवेश कितना जेड ई, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में आर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा, आर हो जाएगा। जैसे ही ये हम करेंगे तो u बराबर कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे सर जी ये आएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कितना हो जाएगा 1 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हमारे पास में क्या हो जाएगा
फॉर्मूला हो जाएगा। ये काय का हो गया बेटा, ये स्थितिज ऊर्जा का हो गया। अब आप सभी जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा की अगर मैं बात करता हूं तो मैं अगर कहूं कि टोटल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा जी, टोटल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो E बराबर कितनी होती है, तो आपने कहा सर जी E बराबर होती है अपने पास गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। तो कितनी होगी, K प्लस U के बराबर होगी। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो E बराबर गतिज ऊर्जा कितनी है, ये है सर जी ZE स्क्वायर अपॉन में आएगी अपने पास 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R और माइनस भाई प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, कितना आएगा, ये आएगा ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। होगा कि नहीं होगा, आपने कहा सर जी बिल्कुल होगा। आपने क्या कह दिया सर जी, बिल्कुल होगा। जब बिल्कुल होगा तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये कितना आएगा बेटा, इसको अगर मैं घटाऊंगा तो E बराबर निकल के आएगा अपने पास, E बराबर आएगा ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R निकल के आएगा। क्या आएगा, ZE स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। आपने कहा सर जी R की वैल्यू तो हमने निकाली थी, तो मैंने कहा रख दो फिर, अगर आपको इससे संतुष्टि नहीं है तो आप R की वैल्यू रख दो। कितना आएगा जी, ये आएगा ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1 अपॉन R। R की अगर मैं वैल्यू रखूं तो जो R की वैल्यू हम लोगों ने, जो R की वैल्यू ओके, तो R की वैल्यू जो हमने निकाली थी बेटा, उस R की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई में क्या कर दूं, पलट के रख दूं। भाई R की वैल्यू को क्या कर दूं, 1 अपॉन R है, देखो यहां से मैं क्या कह रहा हूं 1 अपॉन R है, और R का मान अगर मैं यहाँ पे करूं तो संख्या को पलट के डायरेक्टली लिख सकता हूं कि नहीं। आपने कहा सर जी बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो मैं यहाँ पे अगर R की वैल्यू रखूं तो मैं क्या रख सकता हूं, आप कहेंगे सर जी पाई एम जेड ई स्क्वायर, बेटा जी पाई एम जेड ई स्क्वायर अपॉन में आएगी जी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आएगी। क्या आएगा, पाई भाई होती क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बट्टे में होता है पाई एम जेड ई स्क्वायर, बट्टे में क्या होता है पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब चूंकि एक बट्टे में तो तीसरी संख्या कहां पहुंचेगी, ऊपर पहुंच जाएगी यार, सीधी सी बात है। अब काटा पीटी मचाओ, अब काटा पीटी मचाओ रे, जो कट रहा है उसको काटो, जो जुड़ रहा है उसको जुड़ो। तो यहां से निकल के आएगा E बराबर जेड स्क्वायर, अरे पाई से पाई गया है, और तो कोई नहीं जा रहा है, जेड इंटू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और यही आपका क्या निकल के आएगा बेटा, यही निकल के आएगी आपकी टोटल एनर्जी, यही क्या निकल के आएगी बेटा अपने पास टोटल एनर्जी निकल। तो बेटा जी हमने क्या बात की, हमने बात की आपकी काय के बारे में, हमने बात कर ली यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनों के वेग, इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षा है उस कक्षा की त्रिज्या, और तीसरी हम लोगों ने बात कर ली टोटल एनर्जी की बात। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, करिए एक बार नोट डाउन करिए। हो गया बच्चा, चलिए आज इतना ही रखेंगे। कल हम बात कर रहे होंगे बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, क्या के बारे में बात कर रहे होंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे होंगे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ साथ स्पेक्ट्रम में जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों के बारे में भी हम लोग क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। आपको पता होगा, ज्ञात कर होगा आपको कि जब 11th क्लास में
स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की हम बात करते हैं तो 5 श्रेणियां स्पेक्ट्रमी श्रेणी में आती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है लाइमन श्रेणी, एक होती है जी बामर श्रेणी, एक होती है पाश्चन श्रेणी, एक होती है ब्रैकेट श्रेणी और एक होती है फुंड श्रेणी। तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी। तो कल हम इन श्रेणियों के बारे में और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में क्या कर रहे होंगे बच्चा? बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।